हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 16 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने 2040 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? इसका राइट आंसर है बिहार। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा की कि 2040 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब ये क्या है शून्य कार्बन उत्सर्जन? इसको समझने से पहले समझते हैं कार्बन न्यूट्रल को। अब ध्यान रखिएगा, कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हम उत्पादन करते हैं उसको किसी न किसी माध्यम से डिस्कम्पोज्ड कर देना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, ये सारी चीज़ों से किसी न किसी तरीके से क्या निकलती हैं? आपका ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। अब हम लोग इसको ख़त्म करने के लिए आपका इतने पेड़ लगा देते हैं कि ये आपका क्या हो जाता है, पेड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जितनी गैसें हम लोग आपका क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे या छोड़ेंगे, और वो गैसें क्या हो जाएंगी, पेड़ वगैरह के द्वारा सोख ली जाएंगी। ठीक है ना, माफ करिएगा, सोख ली जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसेज की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। तो वो अपने आपका जो है लेवल पर रहेगी, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका जो जीरो कार्बन उत्सर्जन है वो क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ तो हमने न्यूट्रल की बात की। जीरो कार्बन का मतलब ये होता है कि हम इन वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं करें। कहने का मतलब हम आपका रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, और जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें आपका बैटरी से संचालित व्हीकल का यूज करें। यानी कहने का मतलब जिन वस्तुओं से या जिन उद्योगों से आपका CFC कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, अन्य जो गैसेस होते हैं जो ग्रीन हाउस को बढ़ाते हैं, अगर हम इनको क्या कर देते हैं, यूज करना ही बंद कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग कार्बन जीरो हो जाएंगे। यानी हम कार्बन का क्या करेंगे, जब उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, इन चीज़ों का यूज ही नहीं करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है वो आपका इंक्रीज ही नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का संतुलन बना रहेगा, जिससे आपका क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या आपका हमारे सामने नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने आपका बिहार को 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का क्या किया है, लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज मुकुंद नरावने। ये है आपका भारतीय सेना का आर्टिकल, इंडियन आर्मी का आर्टिकल। उसमें आपका इस इंडियन आर्मी आर्टिकल के अनुसार जनरल MM नरावने कोर्स विजिटेड किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन मिलिट्री ट्रेनिंग। विजिट टू Saudi Arabia will strengthen bilateral defense cooperation between the two countries। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपका दोनों देशों के जो आर्मी चीफ हैं वो आपस में मिल रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरावने पहले सेना प्रमुख हैं जिन्होंने आपका सऊदी अरबिया और UAE यानी आपका यूनाइटेड अमीरात की क्या है, यात्रा की है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये दूसरा आर्टिकल है अल जजीरा, ये आपका गल्फ कंट्रीज से ही पब्लिश होता है। इसके अनुसार इंडिया आर्मी चीफ एम्ब्रेक्स ऑन हिस्टोरिक ट्रिप टू UAE सऊदी अरबिया। यानी कहने का मतलब ये बहुत ऐतिहासिक है, आपका भारत के सेना प्रमुख की यात्रा UAE और सऊदी अरबिया में। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं जिन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोला जाता है, मनोज मुकुंद नरावणे, ये आपका
यूएई और आपका सऊदी अरब की पहली यात्रा पर है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा वर्तमान में हमारे सेना प्रमुख भी कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। अगर बात करें चीफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के सीडीएस की, उनका नाम है बिपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष यानी आपका चीफ ऑफ एयर फोर्स यानी कहने का मतलब एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और जल सेना अध्यक्ष यानी एडमिरल करमबीर सिंह। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है गोबर से बने उत्पादों की बिक्री के लिए भारत का पहला गोधन एम्पोरियम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन हुआ या हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। छत्तीसगढ़ सीएम इनॉग्रेट्स गोधन एम्पोरियम इन अंबिकापुर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत का पहला आपका क्या है एम्पोरियम है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड गोधन एम्पोरियम ऑन मंडे एट अंबिकापुर ड्यूरिंग हिज विजिट टू सारगुजा डिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एम्पोरियम में आपका जो गोबर के प्रोडक्ट हैं, कहने का मतलब गोबर से बनाए गए प्रोडक्ट हैं, उनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा और उनको आपका क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाइक वुड ब्रिक्स, लैम्प्स, इंसेंस स्टिक्स, टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स अलोंग विद घन जीवामृत वुड बी अवेलेबल फॉर सेल। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर आपका गोबर से जो बने दिए हैं, अगरबत्ती है, कंडा है, गोकास्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और साथ में ही जो घन जीवामृत है एक कीटनाशक है, इसका निर्माण आपका गोबर, बेसन, नीम और बेशरम की पत्तियों से आपका किया गया है, जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये भारत का पहला गोधन एम्पोरियम है जिसका उद्घाटन किया चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली में आपका कहाँ पर स्थित है, अंबिकापुर शहर, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS की सुविधा को 24/7 दिया है। इस सुविधा के तहत कम से कम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? इसका राइट आंसर है 2 लाख। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका मिनिमम का क्या है यानी 2 लाख है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, यानी कोई बाउंड्री नहीं, आप कितना भी क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो RTGS है, इस फुल फॉर्म को अच्छे से ध्यान रखिएगा। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये क्या है आपका RTGS, इसको समझते हैं। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल। द हिंदू के आर्टिकल के अनुसार 24/7 RTGS फैसिलिटी टू बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम दिसंबर 14। अब ये आपका दिसंबर 14 को क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। और RTGS आपका 24/365 भी क्या हो आपका लागू होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसी द हिंदू की आपका रिपोर्ट के अनुसार द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैड अनाउंस्ड दैट द 24/7 RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट फैसिलिटी विल बी ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग ऑफ December 14 टू इनेबल राउंड द क्लॉक ट्रांसफर ऑफ मनी। यानी कहने का मतलब दोस्तों, इससे पहले जब भी हम लोग RTGS के थ्रू क्या करते थे, आपका मनी ट्रांसफ़र करते थे, खासकर आपका जो बिग वेल्थ होता है यानी बहुत ज़्यादा मनी होता है, उसको ट्रांसफ़र करते थे, तो उसका एक टाइम पीरियड होता था 7 AM to 6 PM। कहने का मतलब आपका सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ही हम क्या कर सकते थे, आपका पेमेंट कर सकते थे। यानी 2 लाख से ऊपर या जो बिग वेल्थ होता है उसको आपका क्या कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप 24/7 और 365 डेज आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 लाख से ऊपर यानी 2 लाख से नीचे आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब
24 इंटू 7 और 2 लाख से ऊपर इसमें कितनी भी राशि आप 1 करोड़ 2 करोड़ कितनी भी राशि क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो का CMS-01 प्रशिक्षण प्रस्तावित है, यह लॉन्च किया जाएगा। इसका राइट आंसर है PSLV C50 के द्वारा। ये है आपका मिंट का आर्टिकल। मिंट के आर्टिकल के अनुसार PSLV C50 टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 ऑन 17 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कल ही आपका लॉन्च किया जाएगा। और जो CMS-01 है ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी आपका संचार उपग्रह है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को क्या किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका इसरो की स्थापना या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है आपका बंगलुरु, जिसे हम आपका सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसरो के संस्थापक की, इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस का जनक कहा जाता है। और विक्रम साराभाई ही इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं के सिवान। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका PSLV की, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ध्यान रखिएगा ये इसकी आपका 52वीं उड़ान होगी। कहने का मतलब आपका एक रॉकेट लॉन्चर है, जिसके माध्यम से आपका उपग्रहों को, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये है आपका PSLV C50 और इसी के द्वारा आपका जो CMS है यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01 है, इसे आपका क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसे आपका लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं से आपका क्या लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जबकि मिसाइल जो लॉन्च किए जाते हैं वो पोखरण या व्हीलर द्वीप, जिसे वर्तमान में आपका हम लोग क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, यहीं से आपका मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी आपका सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस इकाई ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंग बंधु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रस्ताव को मंजूरी दी? इसका राइट आंसर है यूनेस्को। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका बंग बंधु, ये है आपका बंग बंधु की तस्वीर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हीं के नाम पर यूनेस्को के द्वारा आपका क्या किया गया है, हाल ही में बंग बंधु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये है आपका ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल। ऑल इंडिया आर्टिकल के अनुसार यूनेस्को टू लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज इन द नेम ऑफ बंधु शेख मुजीबुर रहमान। अब ध्यान रखिएगा, द यूनेस्को हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। यानी कहने का मतलब ये जो बंग बंधु पुरस्कार है वो आपका क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए इन द नेम ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर दिया जाएगा। और ये आपका स्टार्ट होगा नवंबर 2020
2021 में। और ध्यान रखिएगा इसमें $50,000 क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। 2 साल में आपका एक बार इस अवार्ड को यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें आपका बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान आपका बांग्लादेश के संस्थापक थे। जिस तरीके से आपका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका राइट आंसर है यूएनईपी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएनईपी एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में 5 जून को की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा था, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था, तो इसी टाइम पर आपका इसकी स्थापना की जाती है ताकि पर्यावरण के क्षेत्र में आपका ये क्या कर सके, बेहतर काम कर सके। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट। इस मैगजीन के अनुसार क्लाइमेट चेंज व्हाट द एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 टेल्स अस द एनुअल यूएनईपी रिपोर्ट ऑन एमिशन सेज द वर्ल्ड इज स्टिल हेडिंग फॉर अ टेम्परेचर राइज इन एक्सेस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस दिस सेंचुरी। यानी कहने का मतलब जो ये आपका क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट एमिशन गैप के द्वारा जारी की गई है, यानी कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसके अनुसार 21वीं सदी में हम लोग आपका 3 डिग्री सेल्सियस को क्या कर लेंगे, आपका टेम्परेचर को एक्सेस कर लेंगे, आपका प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों ये बहुत खतरनाक है। कुछ दिन पहले मैंने आपको UNFCCC की एक रिपोर्ट बताई थी, और जिसके अनुसार आपका दुनिया अगर इसी तरीके से आपका क्या हुई, तपती रही, यानी टेम्परेचर आपका बढ़ता रहा, तो इन द फ्यूचर में आपका जितने भी द्वीप हैं या समुद्र में आपका जो स्थित देश हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जो वाटर प्रॉब्लम है वो 50% लोगों को अर्थ में वाटर प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अर्थ का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दिसंबर 2020 यानी 9 दिसंबर को इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, इसको रिलीज़ की, और ये कहा गया है कि आपका जो है हम इस सेंचुरी तक, कहने का मतलब अभी 21वीं सेंचुरी हो रही है, चल रही है, और 21वीं सेंचुरी अगर कंप्लीट होगी तो तब तक हम लोग आपका 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक संकेत है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आपका जो G20 के 9 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उसने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन आपका और बेहतर करने की क्या है, जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है स्टीव वॉ। ये कभी आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर यानी कप्तान हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपका भारतीय क्रिकेटरों के बारे में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया में लिखा है। ये है आपका द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया का कवर पेज, जहां पर आप स्टीव वॉ को देख सकते हैं। इस बुक के पहले एपिसोड को लॉन्च करने के बाद हमारे देश के आपका एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी युवराज सिंह ने इस प्रकार से ट्वीट किया, द स्पिरिट लव फॉर द क्रिकेट इन इंडिया ब्यूटीफुली पुट टुगेदर बाय द ग्रेट स्टेप वॉ हिज टीम, ए वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ इक्वलिटी लव पैशन फॉर द गेम विच द यूनाइट्स द कंट्री वाज द वीडियो हियर। ठीक है ना। तो आपका जब पहला एपिसोड किया तो उन्होंने आपका जो है अपनी भावनाओं को, जब इस किताब के पहले एपिसोड को देखा तो उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से आपका अपनी जो भावनाएं थी क्रिकेट के प्रति, जो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के प्रति जो किताब थी उसके बारे में आपका अपना फीडबैक दिया। तो ध्यान रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक किसकी है, स्टीव वॉ की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट
पॉइंट है, हाल ही में शाहीन संयुक्त हवाई सेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? इसको ध्यान रखिएगा, ये हुआ आपका चाइना और पाकिस्तान के बीच। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो शाहीन संयुक्त आपका जो है वायुसेना अभ्यास है, कौन सा वायुसेना, ये हवाई हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका वायुसेना है, ठीक है ना, क्या है आपका वायुसेना अभ्यास है। ये किसके बीच में हुआ है? शाहीन, चीन और पाकिस्तान के बीच में। ये है आपका इंटरनेशनल द न्यूज़ का आर्टिकल, इसके अनुसार पाकिस्तान चाइना जॉइन एयर एक्सरसाइज Shaheen 9 in underway at VAF operation base since December 8, officially said the कॉन्टीजेंट्स ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। एक्चुअली में आपका जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो चाइना की थल सेना, सॉरी माफ करेगा, सेना का नाम है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका ये लोग इनोग्रेट कर रहे हैं अपनी आपका इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को, शाहीन को। ध्यान रखिएगा इस सैन्य अभ्यास को, अगर भारत और चाइना के बीच के संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो उसका नाम है हैंड इन हैंड। क्या नाम है आपका? हैंड इन हैंड। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरिस जॉनसन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंग्लैंड के आपका प्रधानमंत्री हैं और इन्हें ब्रेक्जिट नेता के रूप से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में आपका जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आपका घोषणा की है कि 26 जनवरी 2021 को भारत का जो गणतंत्र दिवस होगा, रिपब्लिक डे होगा, उसमें चीफ गेस्ट आपका बोरिस जॉनसन होंगे। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे। बोरिस जॉनसन इज द 6th फ्रॉम द यूके टू बी अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। ही विल आल्सो बी द फर्स्ट ब्रिटिश पीएम since John Major in 1993 to the chief guest as the celebration। यानी आपका जॉन मेजर 1993 में आपका किसके पीएम थे? ब्रिटेन के पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम थे, उस समय आए थे। उसके बाद आपका जो है ये बोरिस जॉनसन क्या करेंगे? भारत में चीफ गेस्ट का कहने का मतलब आपका चीफ गेस्ट के रूप में इस बार के रिपब्लिक की डे के दिन हमारे क्या होंगे? चीफ गेस्ट होंगे। ये है आपका बोरिस जॉनसन। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।